हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिसमें भी जीके आपका पूछा गया है, जनरल नॉलेज। उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच ईयर 5 year प्लान वर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस डिक्लेयर्ड एज मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव। कौन से 5 year प्लान में रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस एक मेजर प्लान ऑब्जेक्टिव था? तो ये कौन से 5 year प्लान में डिक्लेयर किया था? ये किया था फिफ्थ 5 year प्लान में। आंसर हो जाएगा फिफ्थ 5 year प्लान। सारे 5 year प्लान्स के जो ड्यूरेशन है मैंने यहाँ लिख दी है। 1951 से लेके 2017 तक जितने भी 5 year प्लान्स हुए हैं, 12 5 year प्लान्स है। तो देखिए, फर्स्ट था 51 से 56, सेकेंड था 56 से 61, थर्ड था 1961 से 66, फोर्थ था 69 से 74, फिफ्थ 74 से 78, सिक्स्थ 80 से 85, सेवन्थ 85 से 90, एट्थ था 92 से 97, नाइन्थ था 1997 से 2002, और टेंथ था 2002 से लेके 2007, 11 2007 से लेके 2012, एंड लास्ट जो है 12th 5 year प्लान 2012 से लेके 2017 तक। ये सारे 5 year प्लान है। इसका ड्यूरेशन आपको याद होना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं 5 year प्लान से रिलेटेड, चलिए वो डिस्कस करते हैं। 5 year प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में। इसे स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इंडिया ने 5 year प्लान जो है बोरो किया था यूएसएसआर से। पहला प्रेसिडेंट बने थे 5 year प्लान के, वो थे जवाहरलाल नेहरू। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे गुलजारी लाल नंदा। 5 year प्लान का फोकस जो बेस्ड था किस मॉडल पे था? वो था हरौर दोमार मॉडल पे। 5 year प्लान का फोकस था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे इम्प्रूव करना है थ्रू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू। तो जो उनका टारगेट ग्रोथ रेट था 5 year प्लान का वो था 2.1%, बट उन्होंने अचीव किया था 3.6%। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लॉन्च हुई थी चेन्नई में। ये कौन से 5 year प्लान में लॉन्च हुई थी? ये है फर्स्ट 5 year प्लान में लॉन्च की गई थी। सेकेंड 5 year प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना। सेकेंड 5 year प्लान के जो स्कीम था वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस के 4 रीजनल मॉडल्स पे। स्टील प्लांट ऑफ भिलई, राउरकेला, और जो दुर्गापुर में लगी है स्टील प्लांट, वो कौन से 5 year प्लान में थी? वो थी सेकेंड 5 year प्लान में। थर्ड 5 year प्लान कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो ये था जॉन सैंडी एंड सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पे। इसका ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, और इसका जो फोकस था कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है और वीट प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। ड्यूरिंग कौन से 5 year प्लान के अंडर में पंचायत इलेक्शंस हुए थे? तो ये हुए थे थर्ड 5 year प्लान में। थर्ड 5 year प्लान को और बोला जाता है गाडगिल प्लान। गाडगिल प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, वो थर्ड 5 year प्लान में ही एस्टेब्लिश किया गया था। फोर्थ 5 year प्लान किस किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था इंदिरा गांधी के इसमें। और रोलिंग प्लान जो इम्प्लीमेंट किया गया था ये फिफ्थ और सिक्स्थ 5 year प्लान में इंट्रोड्यूस किया था। रोलिंग रोलिंग स्कीम जो थी इंडिया में वो 1978 में इंट्रोड्यूस हुई थी। रोलिंग स्कीम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था गुरनार मिर्दल ने। नाबार्ड जो है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सिक्स्थ 5 year प्लान में सेटअप की गई थी। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे की थी? ये की थी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। सेवेंथ 5 year प्लान कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था राजीव गांधी के टेन्योर में। इसका जो स्लोगन था सेवेंथ 5 year प्लान का वो था फूड वर्क एंड प्रोडक्शन। एट्थ 5 year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था पीवी नरसिम्हा द्वारा। एलपीजी जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हैं, ये कौन से 5 year प्लान में आए थे? ये आए थे एट्थ 5 year प्लान में। मिड डे मील स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो एट्थ 5 year प्लान में इंट्रोड्यूस की गई थी। नाइन्थ और टेंथ 5 year प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा।
और 9th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि डेवलपमेंट भी करना है विद सोशल जस्टिस और इक्विटी के साथ। 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था मनमोहन सिंह द्वारा। और कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान के अंडर। इसरो एस्टेब्लिश हुआ था फोर्थ 5 ईयर प्लान में, और ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में। तो ये आपको सब याद रखना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। सतरिया डांस फॉर्म इज फेमस इन विच ऑफ दी स्टेट? तो ये कहाँ का फेमस डांस फॉर्म है? ये है आसाम का। आसाम के और भी डांस फॉर्म्स हैं, मैंने सारे स्टेट के डांस फॉर्म्स यहाँ लिखे हैं, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। आसाम का जैसे बिहू है, नागा डांस है, ये सब बहुत पूछा जाता है। नाट पूजा है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश के भी डांस फॉर्म है, जैसे खाकी है, झल्ली है, ये सब पूछे जाते हैं। पंजाब के भांगड़ा, तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, कोलाटम, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये इसके डांस फॉर्म्स का एक नोट्स बना लीजिए, जिसमें सारे डांस फॉर्म एक जगह पे आपको मिल सके। देखिए बाकी स्टेट्स के भी डांस फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जैसे बिहार का जाता जातिन, गुजरात का गरबा, हरियाणा का दाप, जम्मू कश्मीर का रौफ, कर्नाटक का यक्षगना, ये सब बहुत पूछे गए हैं एग्जाम्स में। केरला का कथकली, मोहिनीअट्टम, महाराष्ट्र का लावनी लेजिम, उड़ीसा का ओडिसी क्लासिकल डांस है, वेस्ट बंगाल की भी काथी, राजस्थान का घूमर, गणगौर, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, कजरी, उत्तराखंड का गरवाली, कजारी, रासलीला, गोवा का अ, शिगमो, मध्य प्रदेश का आधा, फूलपत्ती, ये सब एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो आप सारे डांस फॉर्म्स को गो थ्रू कर लेना। लिम्बाराम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ये जो है ये आर्चरी से रिलेटेड है। कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? आर्चरी। अब मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है सब इस बॉक्स में लिखे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नीरज चोपड़ा जावलिन थ्रो, रोहन बोपन्ना टेनिस, तरुणदीप राय आर्चरी, भजन कौर आर्चरी, दीपिका कुमारी आर्चरी, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच एस प्रणय बैडमिंटन, स्वास्तिक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, पीवी सिंधु बैडमिंटन, अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन, अमित पंगाल बॉक्सिंग 51 केजी। केजी भी याद रखना क्योंकि कैटेगरी भी पूछी जाती है कि कौन से वेट के अंडर में खेलते हैं। निखत जरीन बॉक्सिंग 50 केजी, लोवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग 75 केजी, अदिति अशोक गोल्फ, स्वप्निल कुसाले शूटिंग 50 मीटर राइफल, मनु भाकर शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल, शरद कमल टेबल टेनिस, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग 49 केजी, विनेश फोगाट रेसलिंग 50 केजी, अंतिम पंगाल रेसलिंग 53 केजी, अंशु मलिक रेसलिंग 53 केजी। सब याद रखना है, और यहाँ तक कि आपको कैटेगरीज भी याद रखनी है कि कौन से वेट के अंडर में ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि सबको पता है कि वेट लिफ्टिंग से, बट कौन सी कैटेगरी से है ये भूल जाते हैं, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। Which of the following musical instrument art is popularized by उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी? उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी इसमें इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर्ट कौन से इससे रिलेटेड है? तो ये जो है ये तबला से रिलेटेड है। अब दूसरे भी मैंने पॉपुलर जो भी कैटेगरीज हैं, पॉपुलर जो पर्सनालिटीज हैं वो लिखे हैं, और वो किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है वो मैंने लिखा है। जाकिर हुसैन तबला, पंडित रविशंकर सितार, अमजद अली खान सरोद, बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पीएन कृष्णन वायलिन, एमएस गोपाल कृष्णन वायलिन, कल्याण कृष्ण भगवतार हार्प, भजन सोपोरी संतूर, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, उस्ताद रहमान खान पखवाज, तोताराम शर्मा पखवाज, उस्ताद सादिक अली खान रुद्र वीणा, असद अली खान रुद्र वीणा, जगदीश सिंह मृदंग, नीरू स्वामी पिल्लई नादा स्वाम, जुबीन मेहता सिमझानी, हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट,
पन्नालाल घोष फ्लूट, बीके बीजापुरे हारमोनियम। तो ये सारी पर्सनालिटीज किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाती हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, तो वो पता होना चाहिए आपको, वो शहनाई से रिलेटेड, वो शहनाई बजाते थे। Through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, government fulfilled the constitution obligation stated in Article dash 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में। उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, ये पूछा है। तो ये लिखा गया है आर्टिकल 40 में। अब आर्टिकल 40 क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि जो विलेज पंचायत है उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उन्हें जो भी नेसेसरी पावर्स होंगे, जो भी अथॉरिटी होगी, वो उन्हें दी जाएगी ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट को फंक्शन करवा सकें, अच्छे से चला सकें। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने इधर स्लाइड में लिखे हुए हैं, तो वो चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 1 to 4 किससे रिलेटेड है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। 5 to 11 है सिटीजनशिप से। 12 to 35 फंडामेंटल राइट से। 14 to 18 है राइट टू इक्वालिटी। 19 to 22 है राइट टू फ्रीडम। 22 और 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 28 है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। 29 से 30, 29 और 30 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। 36 से 51 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 51 ए है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। 52 जो है वो प्रेसिडेंट से है। 55 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 125 जो है सुप्रीम कोर्ट। 214 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। देखिए 124 और 214 सिर्फ 2 और 1 का आगे पीछे हुआ है। 64 जो है वाइस प्रेसिडेंट से है। 66 आर्टिकल इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है। 108 जो है जॉइंट सेटिंग से है। 110 आर्टिकल जो है मनी बिल से रिलेटेड है। 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है और आर्टिकल 148 सीएजी से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी से है। 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। 280 जो है फाइनेंस कमीशन से है। 324 जो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 266 कंसोलिडेटेड फंड। 267 कॉन्टिजेंसी फंड और आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जो कि अभी हटा दिया गया है। Which article deals with the election of vice president के इलेक्शन कौन से आर्टिकल में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं आर्टिकल 66 में। Who was the author of महाभाष्य, महाभाष्य के ऑथर कौन है, तो वो है पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य उन्होंने लिखी थी। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स लिखे हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत जीके में बहुत बार पूछे गए हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। विक्रमोवंशी ये कालिदास जी ने लिखी थी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास जी ने लिखी है। मेघदूत कालिदास। कुमार संभव कालिदास ने लिखी थी। अश्वघोष बुद्ध चरिता भगवत गीता लिखी थी वेदव्यास जी ने। महाभारत वेदव्यास जी ने लिखी है। गीता गोविंद जयदेव ने लिखी है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी है, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। और ये याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, अर्थशास्त्र बुक किस फील्ड से रिलेटेड है, मतलब किस चीज के बारे में डिस्कस किया, तो ये किया है पॉलिटिक्स के बारे में। ये नाम देख के ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, बट ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक है। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। मृच्छकटिकम शूद्राक ने लिखी है। योगा फिलॉसफी पतंजलि ने लिखी है। सूर सागर सूरदास जी ने लिखी है। सूर सरावली सूरदास जी ने लिखी है। साहित्य लहरी सूरदास। पंचतंत्रा विष्णु शर्मा ने लिखे हैं। इंडिका जो लिखी है वो लिखी है मेगास्थनीस ने। रामायण लिखी है वाल्मीकि जी ने। कंफ्यूज नहीं होना, रामचरित्र मानस पूछेंगे तो तुलसीदास जी ने लिखी है और रामायण पूछेंगे तो वाल्मीकि जी ने लिखी है। मुद्रा राक्षस ये लिखी है विशाख दत्ता ने। रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंदा ये लिखी है हर्षवर्धन ने। कादम्बरी और हर्षचरितम ये लिखी है बाण भट्टा ने।
उत्तर रामचरित ये लिखी है भावभूति ने, और राजतरंगी ने ये लिखी है कलहन ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग ये जरूर नोट डाउन करना और इसे याद कर लेना। एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जरूर आता है। What was the dominant source of income in the विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर का सबसे बड़ा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये पूछा गया है। तो ये था लैंड रेवेन्यू। चलिए कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है वो किसने फाउंड की थी हरिहर वन और बुक्का राय वन ने 1336 में। विजयनगर एम्पायर का कैपिटल जो था वो था हम्पी कर्नाटका में, जो कि तुंगभद्रा रिवर पे है। होयसला एम्पायर की कैपिटल जो थी वो थी बेल्लूर कर्नाटका में। राष्ट्रकूटास के फाउंडर थे दंती वर्मा या दंती दुर्ग। राष्ट्रकूटा की जो कैपिटल थी वो थी मान्य खेता। एलोरा केव जो महाराष्ट्र में है वो जो है वो राष्ट्रकूटास ने बनवाए थे, और अजंता केव्स जो महाराष्ट्र में है वो सातवाहन ने बनवाए थे। सातवाहन के फाउंडर थे सिमुका, और उसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान। चालुक्य के फाउंडर थे पुलाकेशिन वन, और उसकी कैपिटल थी वतापी, और या फिर बदामी बोल सकते हो। इसकी पहली कैपिटल थी एहोल। उसके पहले किंग थे चालुक्य के जयसिम्हा। चोला के फाउंडर थे विजया चोला, और इसकी कैपिटल थी थंजावुर। चोला की कैपिटल थी थंजावुर। पल्लव डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु के सन थे महेंद्र वर्मन। पल्लवा की कैपिटल थी कांचीपुरम। चेरा डायनेस्टी के फाउंडर थे उदयन, और चेरा डायनेस्टी की कैपिटल थी कुरुवूर। पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाला, उसकी कैपिटल थी मुदागिरी, और इनकी पहली कैपिटल जो थी वो थी पाटलिपुत्र। और जो गोपाला जो पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे उनके सन थे धर्मपाला। मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, उसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव, जिसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। हरियांका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, उसकी कैपिटल थी राजगृह, जो कि बाद में पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी गई थी। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त, और उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। स्लेव डायनेस्टी जो कि 2006 से लेके 1206 से लेके 1290 तक थी, उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और उनकी जो कैपिटल थी वो थी दिल्ली, लाहौर, दौलताबाद। 3 कैपिटल थी उनकी। और खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेके 1320 तक थी, उसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, और उनकी कैपिटल थी दिल्ली। तुगलक के फाउंडर थे जो कि 1320 से लेके 1413 तक थी, उसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, और उनकी कैपिटल थी दिल्ली। लोधी के फाउंडर थे बहलोल लोधी, और जो लोधी जो था किंगडम वो चला था 1451 से लेके 1526 तक, और उसकी कैपिटल थी दिल्ली। मुगल्स जो थे वो 1526 से लेके 1857 तक थे, और उनके फाउंडर थे बाबर, और उसका कैपिटल था दिल्ली। तो सारे जितने भी शासन किए गए हैं उसके सबके मैंने फाउंडर और कैपिटल लिख दिए हैं, जिससे आपको बिल्कुल इजी हो याद करने में। गोल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डैश। तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है मेजर ध्यानचंद की। कुछ और एक्स्ट्रा बुक्स हैं और जिनके ऑथर है वो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, तो ये लिखी है शुभ्रा गुप्ता ने। अम्बेडकर अ लाइफ, ये लिखी है शशि थरूर ने। विक्ट्री सिटी, ये लिखी है सलमान रश्दी ने। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये लिखी है जेपी नड्डा ने। मुंडका उपनिषद, ये लिखी है जगदीप धनकर ने। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये लिखी है रचना बिष्ट रावत ने। गोल्डन ईयर्स लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि अभी फिलहाल रिसेंट में आई हैं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड ऑन डैश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुई थी, ये हुई थी 1 जनवरी 1949 पे। मैंने सारे बैंक्स का फाउंडेशन जो डेट है वो लिखी है, कब बनी थी, और उसका हेडक्वार्टर और उनके चेयरमैन लिखे हैं। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। एसबीआई एस्टेब्लिश हुई थी
1 जुलाई 1955 में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और जो चेयरमैन है, प्रेजेंट चेयरमैन है, वो लिखे हैं CS शेट्टी। नाबार्ड जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 1982 में, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन है शाहजी केवी। सिडबी एस्टेब्लिश हुई थी 2 अप्रैल 1990 में, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी और इसकी चेयरमैन है मनोज मित्र। DRDO एस्टेब्लिश हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है समीर कामत। इसरो एस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, चेयरमैन है S सोमनाथ। सेबी एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में मुंबई, इसका हेडक्वार्टर और चेयरमैन है मधावीपुरी। यूनाइटेड नेशंस जो एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में और जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के वो है एंटोनियो गुटेरस। WHO एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस आधेनोम। Which of the following layer contains ozone? ओजोन लेयर कौन से लेयर में पाई जाती है? ये मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में। तो ये मैंने एटमॉस्फेयर के लेयर्स लिखे हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे कौन से लेयर में मिलती हैं। जैसे हॉटेस्ट लेयर किसे बोला जाता है? वो होता है थर्मोस्फियर। कोल्डेस्ट जोन जो है वो मेसोस्फियर में होता है और जेट प्लेन्स जो उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। क्लाउड रेनफॉल और वेदर फोरकास्ट ये ट्रोपोस्फियर का किया जाता है, ये ट्रोपोस्फियर में पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर बोला जाता है पैसिफिक ओशन को। मारियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन में है। पुएर्तो रिको ट्रांच ये है अटलांटिक ओशन में। 60 ईस्ट रिज ये इंडियन ओशन में है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो आर्टिक ओशन में है। बिजीएस्ट ओशन बोला जाता है अटलांटिक ओशन को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जेट प्लेन्स कौन से लेयर में उड़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो स्ट्रेटोस्फियर के लेयर में उड़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है, इसमें आपको नेशनल पार्क दिए हैं और नेशनल पार्क कौन सी एनिमल्स के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं लायंस, लायंस के लिए फेमस है। राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वो देखते हैं वो किसके लिए फेमस है। वो फेमस है एलिफेंट्स के लिए। आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है। और केवलादियो नेशनल पार्क फेमस है साइबेरियन क्रेन्स के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनोस के लिए। आंसर हो जाएगा थर्ड। मैंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जितने भी नेशनल पार्क है वो सब स्लाइड्स में कवर कर लिए हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट डिस्कस करूंगी, बाकी आप भी इसका भी नोट बना लेना और इसे भी याद करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कौन कौन से नेशनल पार्क है? कैंपबेल है, मिडिल बटन आइलैंड है, माउंट हैरियट है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, सैडल पीक नेशनल पार्क है। आपको सब याद रखना है, मैं सब ऊपर से डिस्कस कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग है, नामदफा है। आसाम में दिब्रू साइखोवा है। काजीरंगा, मानस, नामेदी, ओरांग है। बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, बिहार में एक ही नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है, इंद्रावती है, कांगर वैली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। गोवा में मौलम है, वो भी एक ही नेशनल पार्क है गोवा में। गुजरात में वंसदा, ब्लैकबक, गिर नेशनल पार्क, मेरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। हरियाणा में कालेसर है और सुल्तान नेशनल पार्क है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन है, इंदर किला, पीरगंगा, पिन वैली, सिंबल बारा। जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क है, दर्जीगम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। कर्नाटका में अंशी, बांदीपुर, बानरघट्टा, कुदरमुख, नागरहोले। केरला में है अन्नामुडी शोला, इरविकुलम, मथिकेटन शोला, पम्बन शोला, पेरियार, साइलेंट वैली। मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कन्हा, माधव पन्ना, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क।
महाराष्ट्र में है चंदोली नेशनल पार्क, गूगामल, नावेगांव, पेंच जो कि जवाहरलाल नेहरू पार्क भी बोला जाता है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क। मणिपुर में है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, मेघालय में बालफक्रम नोक्रेक, मिजोरम में है मोलिन नेशनल पार्क, पुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। नागालैंड में है इंटांगी नेशनल पार्क, उड़ीसा में है भीतरकनिका एंड सिमिलीपाल नेशनल पार्क। राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट नेशनल पार्क, क्योल लादियो, घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरस्का नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट रणथंबोर एंड सरस्का नेशनल पार्क। सिक्किम में है कांगजेंग कांगचेनजोंगा नेशनल पार्क। तमिलनाडु में है गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी अन्नामलई, मुदुमलई एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क। लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मुरुगावनी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड एंड बिसन जो राजबरी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजाजी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल में है बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, न्यूरा वैली, सिंगालीला नेशनल पार्क एंड सुंदरबन नेशनल पार्क। तो आपको सारे नेशनल पार्क्स याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं और जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो सब की सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप हर एक चीज को बार बार रिवाइज करिए जिससे आपको वो याद रह सके। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।